अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद कमाल है और मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है हाथियों की भूत। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन एक हकीकत है कि बचपन से लेकर मेरे बाल सफ़ेद होने तक मुझे रूहों को देखने के मुतअद्दिद मौके मिले हैं। जिंदगी के इस तवील तरीन सफर में जहां भी गया उनसे साबिक़ा पढ़ता रहा। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी पैदाइश कलकत्ते में हुई। हमारा घर शहर से बाहर जंगल के सिरे पर वाक़ था, जहां रात को बेशुमार गीदड़ों की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजा करती थी। इन आवाजों को सुनकर हम दोनों भाई अक्सर डर जाया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि गीदड़ किसी की मौत पर बैन कर रहे हैं। गांव के तवाहम परस्त देहाती कहा करते थे कि गीदड़ों की इन मातमी आवाजों का मतलब यह है कि वो मरने वालों की रूहों को बुला रहे हैं। हमारे मकान से कुछ फासले पर खुले मैदान में चंद बोसीदा और पुराने मकानात थे जिनमें देहाती लोग रहा करते थे। गर्मियों के दिनों में मैं और मेरा भाई बाहर बरामदे में सोया करते थे और वहां से इन देहातियों को अपने कामों में मसरूफ देखते रहते। एक दिन दफतन मेरी आंख खुली। मैंने करीब ही जंगल की तरफ फायरों की आवाज सुनी। फिर घोड़ा गाड़ी की पहियों की कड़कड़ाहट सुनाई दी, चंद आदमियों का शोर और फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें। मैंने फौरन अपने भाई को जगाया। उसने कतन कोई आवाज नहीं सुनी थी। वो कहने लगा कि जरूर मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है। थोड़ी देर बाद मुतमईन होकर हम दोनों सो गए। दूसरे रोज सुबह मैंने वालिद साहब से रात के वक्त बुलंद होने वाले शोरगुल का जिक्र किया और पूछा कि उन्होंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। मैंने देखा कि कई बार वालिद और वालिदा साहिबा ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। जब मैं बात खत्म कर चुका तो वालिदा ने कहा, कल तो वही तारीख थी। वही तारीख? मैंने हैरत से पूछा। तब वालिद साहब ने मुझे सारा किस्सा सुनाया कि गुज़िश्ता साल इसी तारीख को ऐन आधी रात के वक्त उन्होंने जंगल में बिल्कुल ऐसा ही शोरगुल सुना था। बड़ी अजीब बात थी। वालिद साहब ने अपने बाज दोस्तों से इस पुरस्रार वाक़े का तज़किरा किया और सब ने मिलकर छानबीन की तो एक इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ हुआ जिस पर यकीन करने को आज भी दिल नहीं चाहता, लेकिन मुशाहिदात की मौजूदगी में इनकार करने की जुर्रत भी नहीं होती। बताया गया कि 30 बरस पहले इस मकाम पर जहाँ खुले मैदान है मकानात बने हुए थे, एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिससे दो नौजवान मोहब्बत करते थे। लड़की ने इनमें से एक को पसंद कर लिया और शादी पर रजामंद हो गई। इनकी शादी हो गई। रात के वक्त लड़की का शौहर उसे अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने गांव ले जा रहा था। जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो वहां उसका रकीब पहले से उसके इंतजार में था। उसने घोड़ा गाड़ी पर बंदूक से फायर किए। एक गोली लड़की को लगी और वो हलाक हो गई। उस हादसे के 2-3 साल बाद लोगों ने एक रात जंगल में फिर वैसा ही शोरगुल और फायर की आवाज सुनी। सब लोग वहां गए लेकिन जंगल खाली था। इस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ वक्फों के बाद वैसी ही आवाजें जंगल से सुनाई देती हैं जो हादसे की रात लोगों को सुनाई दी और कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या राज है। रूहों से ये मेरा पहला साबका था। 1921 में हम हिंदुस्तान से रुखसत होकर इंग्लिस्तान आ गए। यहाँ कई साल हमारा क़याम वर्तिंग में रहा। हमारा मकान गुंजानाबादी से जरा अलग तलक एक पुरसुकून माहौल में वाक़या था। इब्तिदा में 1 साल तक कोई गैर मामूली रूहानी वाक़या पेश न आया, लेकिन दूसरे साल के वक्त में एक रोज दोपहर के वक्त हमारी बावर्चन चिल्लाती हुई बावर्ची खाने से निकली। दहशत से उनका सारा बदन कांप रहा था और चेहरा सफेद पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलकर उसे दिलासा दिया तो फिर उसने बताया, मैं बावर्ची खाने में बैठी थी। दफतन मैंने एक आदमी का साया देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे देखते ही देखते वो साया साथ वाले मकान दीवार में से गुजरकर दूसरी तरफ चला गया। हमने उसका मजाक उड़ाया कि तुम्हें धोखा हुआ है और उसे इत्मीनान दिलाया कि साया वाया कुछ नहीं, महज फरेब नजर है। मगर चंद रोज बाद जो वाकयात पे दर पे पेश आए उन्होंने हमारे कान कड़े कर दिए। हाल कमरे के गोशे में एक निहायत पुरानी कुर्सी रखी थी। जब हम इस मकान में आए तो उस वक्त भी एक कुर्सी मौजूद थी। मकान की पुरानी शे समझकर उस जगह से बेजगह करना मुनासिब न समझा गया था। बावर्चन वाले वाक़े के 2 रोज बाद वालिद साहब ने देखा कि वो कुर्सी हाल कमरे के ऐन वस में रखी है। उन्होंने उसे उठाकर वही रख दिया जहाँ पहले रखी थी। ये बात खिलाफ मामूल न समझी गई, इसीलिए किसी ने तवज्जो न दी। दूसरे रोज सुबह वो हाल कमरे में गए तो वस्त में रखी थी। उन्होंने उसे उठाया और असल मकाम पर रख दिया। बात फिर आई गई हो गई। अलबत्ता इन्हें हैरत जरूर थी कि कुर्सी हाल कमरे के वस्त में किस तरह आ गई। तीसरे रोज रात को वालिद और वालिदा ने सीढ़ियों और कमरे हाल में ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई चीज घसीटी जा रही है और सुबह वो कुर्सी फिर हाल कमरे के वश में पड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या मामला है। ये तो तय था कि जरूर किसी रूह की कारस्तानी है, लेकिन इस कुर्सी और रूह का आपस में क्या ताल्लुक
ताल्लुक था, ये बेद न खुलता था। एक रोज वालिद साहब मकामी लाइब्रेरी में गए और उन्होंने महज अपने तजस्सुस की खातिर ऐसी किताब निकलवाई जिसमें उस इलाके के मुतालिक पुरानी बातें दर्ज थी। इस किताब के मुताले से एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ। वो ये है कि जिस मकाम पर हमारा मकान था वहाँ 100 साल पहले खुला मैदान था जिसके दरमियान में से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता गुजरता था। एक शाम ऐन इस मकाम पर जहाँ हमारा हाल कमरा वाक़ था, कत्ल की एक वारदात वक़ू पजीर हुई। मकतूल कुर्सियों की मरम्मत करता था और वारदात के वक्त वो एक मरम्मत शुद्धा कुर्सी लेकर उधर से गुजर रहा था कि किसी दुश्मन ने उसे कत्ल कर दिया। हाल कमरे में रखी हुई कुर्सी वही थी जिसे मकतूल अपने साथ ले जाया करता था। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो हुकूमत बरतानिया ने मुझे मलाया भेज दिया। मैंने महसूस किया कि यहाँ के बाशिंदे, जिनमें चीनी, हिंदुस्तानी, यूरेशियन और दूसरी कई नस्लों के लोग भी शामिल थे, भूत प्रीत और बदरूह पर बड़ा यकीन रखते थे। मलाया की सरजमीन यूं भी बड़ी पुरस्रार सी दिखाई देती है और मकामी बाशिंदों के अजीब और दिलचस्प रस्म रिवाज ही एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना देने के लिए काफी हैं। मलाया में क़याम के दौरान में एक मरतबा मुझे कुआला सलिंगर तैनात किया गया। इस पहाड़ी पर चंद छोटे छोटे लेकिन पुराने मकानात बने हुए हैं। जंग के दौरान में दुश्मन ने उन पर कब्जा कर लिया था। जब मैं वहां गया तो एक मकान में किसी बड़े पुलिस अफसर का क़याम था। इन्हीं दिनों में उसकी बीवी को एक अजीब गरीब वाक़े का सामना करना पड़ा। एक रोज शाम के वक्त वो मकान के कमरे में बैठी अपने खावन की वापसी का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने मकान की तरफ आने वाले पहाड़ी रास्ते पर भारी कदमों की आवाज सुनी। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आती गई। पहले औरत ने ख्याल किया कि शायद कोई कांस्टेबल जरूरी पैगाम लेकर आ रहा है। उसने कदमों की चाप घर के बरामदे में सुनी और इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई नजर न आया। कदमों की आवाज बरामदे में से गुजरती हुई खाने के कमरे में दाखिल हुई, फिर बावर्ची खाने में पहुंची और रुक गई, जैसे कोई शख्स बावर्ची खाने में पहुंचकर रुक गया हो। चंद लम्हों तक तो औरत दम बखुद अपनी जगह बैठी रही। आखिर जुर्रत करके उठी और बावर्ची खाने की तरफ गई तो वहां कोई भी न था। लोगों ने उसकी तवजी यूं की कि जंग के दौरान में यहाँ एक फौजी अफसर रहता था, बाद अज़ा वो मारा गया। अब उसकी रूह ऐन इस वक्त घर पर आई जिस वक्त फौजी अफसर अपनी जिंदगी में घर वापस आया करता था। ये तो थे इंसानी रूह के मुतालिक चंद मुशाहिदात। अब जानवरों की रूहों के बारे में कुछ वाक़यात सुन लीजिए जिनका मैंने बजाते खुद मुशाहिदा किया है और जिनमें जरा बर भी मुबालिगा नहीं। मेरा क़याम जिस कस्बे में था उसके एक तरफ एक वसी हरीज दलदली मैदान था और दूसरी तरफ घने जंगल में से रेल की पटड़ी गुजरती थी। मुझे मालूम हुआ कि एक मरतबा जंगली हाथियों की गौल रेलवे लाइन के करीब से गुजर रहे थे कि रेल आ गई। हाथियों के सरदार को तेश आया और उसने इंजन को टक्कर मारी। हाथी तो वही मर गया, लेकिन इंजन की शक्ल ऐसी बिगड़ी कि वो मरम्मत के काबिल ही न रहा। लोगों ने कस्में काकार कर मुझे यकीन दिलाया कि अब भी इसी वक्त वहाँ हाथी की चिंगाड़ने की आवाजें आया करती हैं, हालांकि वहाँ कोई भी हाथी नहीं होता। एक मरतबा मैंने इर्द गिर्द के गांव देखने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ 2 मकामी मुसलमान रहबर और चंद दूसरे दोस्त थे जो महज तफरी के लिए मेरे साथ जाने पर रजामंद हो गए थे। दोपहर के वक्त कंपोंग गाजा पहुंचे जिसकी मानी है हाथियों का गांव। यहाँ मैंने अजीब अजीब कहानियां सुनी। गांव में दाखिल होने से पहले हमें घना जंगल उबूर करना पड़ा। यहाँ जमीन दलदली थी। मेरे दोनों मुसलमान रहबर जो निहायत बातूनी आदमी साबित हुए थे, पुरस्कार तौर पर चुप थे। अचानक हम एक ऐसे दलदली मकाम पर आए जिनमें से बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे और दलदल में ऐसी सनसनाहट पैदा हो रही थी जैसे वो अंदर ही अंदर कोल रही हो। मैंने देखा इसकी सतह पर बदबूदार तेल भी तैर रहा था। जनाब, इस मकाम पर कई हाथी दलदल में गर्क हो गए थे। मुसलमान राहबर ने कहा। किस तरह? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो दलदल में लौटने के लिए आए थे, लेकिन जो ही उन्होंने इसमें कदम रखा दोबारा बाहर न निकल सके। उसकी ऐन दरमियान में बड़ा सा सुराख जो आप देख रहे हैं वो दरिया से ताल्लुक रखता है। तो यही वजह है कि इस दलदल में हर वक्त घटती बढ़ती रहती है और बेहद गहरी है। वो देखिए जनाब, हाथियों की हड्डियां ऊपर उठ रही हैं। मैंने उस तरफ देखा, वाकई चंद बड़ी बड़ी हड्डियां दलदल के साथ उभरी और फिर नीचे बैठ गईं। दूसरे राहबर ने, जिसका नाम हुसैन था, मुझसे कहा, और जनाब इन हाथियों की रूहें अब भी गांव वालों को दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल सच है जनाब। वो हमेशा तादाद में 3 होते हैं और शाम के वक्त चीखते चिल्लाते इसी दलदल में दिखाई देते हैं। आप चाहें तो खुद भी इन्हें देख सकते हैं। ये तुम किस दावे की बुनियाद पे कह सकते हो? मुमकिन है वो असली हाथी हो। इस इलाके में हाथी कसरत से हैं। नहीं जनाब, वो असली हाथी हरगज नहीं है। एक शख्स हामिद ने उन पर फायर किया था। गोली हाथी को पार करती हुई दरख्त के एक
तने में बेवस हो गई थी। इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं मानता। मैं इसी के बारे में सोचता रहा। सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले हमारा छोटा सा काफिला कंपोंगाजा की हुदूद में दाखिल हो गया। मैंने सबसे पहले खाना खाया और दिन भर की सख्त थकावट के बायस मच्छरदानी लगाकर सो गया। शायद मुझे सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा तो किसी ने मेरा कंधा दबाकर मुझे जगाया। मैंने उठती ही झपट कर अपनी राइफल उठाई। उठिए जनाब, फौरन उठ जाइए। मैंने अपनी एक राहबर की तराई हुई आवाज पहचान ली। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैं अपने बिस्तर से उठा, जल्दी से कपड़े पहने और राहबर के साथ मकान के बैरूनी बरामदे में गया। ऐन इस लम्हे जंगल की जानब से हाथियों की चिंगाड़ने की आवाजें मुझे सुनाई दी। इन आवाजों से यूं महसूस होता है जैसे हाथी किसी मुसीबत में मुब्तला हैं। वो देखिए, राहबर ने जंगल की तरफ उंगली से इशारा किया। आसमान पर चांद रोशन था और उसकी किरणें पत्तों से चन चन कर जंगल में मदम सी रोशनी फैला रही थी। दूर दरिया का पानी चमकदार लकीर की मानन बल काता हुआ बह रहा था। पहले पहल मैं कुछ न देख सका, मगर फौरन ही घने दरख्तों के दरमियान में मैंने हाथियों को देखा। वो कभी दिखाई देते और कभी नजरों से ओझल हो जाते। चंद लम्हे बाद बादल के एक छोटे सी टुकड़े ने चांद को ढांप लिया और जब चांद ने इसकी ऊँट से सर निकाला तो हाथी गायब थे। अलल सुबह जब मैं बेदार हुआ तो रात का वाक़या ख्वाब की मानन मुझे याद आ गया। मैंने गांव के लोगों से इस बारे में कई बातें पूछी और उनसे कहा कि जिन हाथियों को वो भूत समझ रहे हैं वो उनका वहम है। मदम सी चांदनी में दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखों के साए इस तरह नुमाया होते हैं कि वो दूर से हाथी की तरह दिखाई देते हैं और जब हवा दरख्तों की शाखों में से गुजरती है तो आवाज पैदा होती है जैसे वो गलती से हाथियों की आवाज समझते हैं। जनाब, आपको इस तरह यकीन नहीं आएगा, आइए मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लेकर उस तरफ गया जहां मैंने गुज़िश्ता रात हाथियों को देखा था। खामोशी से हम दोनों वहां गए और फिर उसने उंगली से दलदल की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि वहां हाथियों के ताजा ताजा कदमों के बड़े बड़े निशानात नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे।